ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके देखा, हमने ओवरलैपिंग लाइन्स किया ना A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 ओवर ओवरलैपिंग लाइन्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाया कि हमने इस सेकंड इक्वेशन में से या फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाली, 3y को ट्रांसफॉर्म किया, 2 से डिवाइड किया, तो 9 - 3y अपॉन 2। तो इससे ये वैल्यू हमने किस में सब्स्टिट्यूट करी? सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी। तो देखो 4, ये सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो ये 4 और x की जगह पे हमने 9 - 3y अपॉन 2 प्लस 6y एज इट इज हमने 6y कॉपी किया इज इक्वल टू 18 कॉपी किया। अब ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 9 18 एंड 2 3 इज माइनस 6y प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, 18 इज इक्वल टू 18। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था जब भी कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है पैरेलल लाइंस के ऊपर। So let us consider the example 3 of section 3.2 will be rays cross each other. Will the rays cross each other? Let us see. तो एक बार चेक करते हैं इक्वेशन वापस से। The pair of linear equation formed were A1/A2. A1/A2 क्या है? 1/2। B1/B2 क्या है? वो भी 1/2। 2 और 4 कैंसिल होके 1/2 हो जाएंगे। फिर C1/C2 क्या है? C1/C2 है -4/-12 दैट इज 1/3। तो ये तीनों जो है बराबर नहीं है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस होता है? पैरेलल लाइंस का केस होता है। तो ऐसे में हमने x की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 4 - 2y। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो 2x, x की जगह पे क्या डालेंगे? x की जगह 4 - 2y, 4y कॉपी किया प्लस 4y माइनस 12 एज इट इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 4 इज 8 एंड माइनस 4y, 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12। तो माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 विच इज -4 इज इक्वल टू 0। तो जब भी, और ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, -4 तो 0 के बराबर नहीं होता। तो जब भी ऐसा कुछ आए, यानी जो है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है जब लाइन पैरेलल होती है तो फिर हमारे पास ऐसा absurd आंसर आता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट आता है। So therefore the equation do not have a common solution, so the two rays will not cross each other. तो कभी भी कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है और ये ऐसा absurd सा फॉल्स सा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन कोई भी नहीं होगा इसमें, और ये लाइंस आपस में क्रॉस नहीं होंगी, और ये पैरेलल लाइन का केस है। ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया तीनों केस। एक बार फिर से हमने ये 10th एग्जाम्पल किया, 9th एग्जाम्पल में दोनों साइड इक्वल आ जाती है, 18 इज इक्वल टू 18। और इसी तरह से 8th एग्जाम्पल में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हमने डाल दी सेकंड इक्वेशन में, तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है। जैसे हमें यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई 12, और ये t की वैल्यू वापस डाल दो सेकंड इक्वेशन में, तो हमें s की वैल्यू मिल जाती है। तो ये मैंने तीनों एग्जाम्पल बता दिए, 8 9 10। 8th एग्जाम्पल इंटरसेक्टिंग लाइंस, 9th एग्जाम्पल कोइंसिडेंट लाइन, और 10th एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.4, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये बहुत इजी है। आप किसी भी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में डाल दो और x और y निकाल सकते हो। पर आप कभी भी कोई क्वेश्चन करोगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका आंसर कैसा आने वाला है, कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, या फिर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, इसका मतलब क्या है कि कोइंसिडेंट लाइन है, या दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है। तो इस केस में तो A1/A2 तो 1 है, B1/B2 -1 है, और C1/C2 कुछ और है 14/4 यानी 7/2। तो तीनों ही इक्वल नहीं है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, और ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। मैं आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जैसे सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे? आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमने सेकंड पार्ट को देखना है। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यूज निकालेंगे।
फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 3 प्लस टी, माइनस टी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 3, और ये सेकेंड सब इक्वेशन में s की वैल्यू डाल देंगे t प्लस 3, और या फिर चाहें तो हम इसको पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दें और एज इट इज भी कर सकते हैं। तो हमने s की वैल्यू t प्लस 3 डालनी है, तो हमने s की वैल्यू डाल दी यहाँ पे t प्लस 3, t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, और अब इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो ये मल्टीप्लाई t प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और t मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। जब t प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई, 2t प्लस 6, तो ये रहा 2t प्लस 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3t इज इक्वल टू 36, इससे हमारे t की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5t is equal to 36 minus 6 is 30, so t is equal to 6. Now we can substitute this value of t is equal to 6 in any one of the equation. हम थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, s is equal to t plus 3, s is equal to t plus 3 में डालेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, s is 9, t is 6। इस तरह से नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में डेसिमल्स है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो हम चाहें तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे और सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे, पर इसको और सिंपल करने का एक तरीका है, तो आप क्या कर दो, डेसिमल्स हटा दो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, और इसने कैसे किया वो भी हम देख लेंगे। तो हम इसको लिख देते हैं 2x अपॉन 10, 0.2x की अपॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है, और 0.3y की जगह 3y अपॉन 10, और ऐसे ही 1.3 की जगह 1 पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमूव पॉइंट, वी गेट 10 इन द डिनोमिनेटर। तो फिर एलसीएम लेके 10 कैंसिल कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी 4x प्लस 5y और इज इक्वल टू 23। अब आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, पर देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे किया हुआ है। तो इन्होंने इसमें डेसिमल नहीं हटाया, डायरेक्ट किया है। तो सबसे पहले क्या किया, 0.3y को हम उधर ले गए, तो प्लस 0.3y जब उधर जाएगा तो माइनस 0.3y हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय 0.2, तो x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 माना और इसको डाल दिया सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर, तो डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी सारा प्रोसीजर वही है, आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी, और हमें पता है कि रेशियोज a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, यहाँ पे देखो ये कट के आएगा 1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 इज 3 अपॉन 5, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू आ गई 3, और फिर ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू, तो उससे x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये इजी है। नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में हम कैसे करें, तो देखो भाई, √2x प्लस √3y। अब एक बात जान लो और इसको याद रखना सब बच्चे, क्या बात बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि a1x प्लस b1y और c अगर जीरो है, c1 जीरो है और c2 भी जीरो है, a2x प्लस b2y और इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू जीरो, c2 की वैल्यू जीरो। तो जब कॉन्स्टेंट्स दोनों जीरो होते हैं तो हमारा सोल्यूशन x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू भी जीरो, ये दोनों ही जीरो ही आते हैं। तो x इज इक्वल टू जीरो आएगा और y की वैल्यू जीरो आएगी जब कांस्टेंट दोनों जीरो हो। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आए तो सॉल्व मत करने बैठना, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका आंसर जीरो कैसे आएगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले √3y उधर ले जाओ, माइनस √3y हो जाएगा, और फिर डिवाइड कर दो √2 से, तो ये √2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो माइन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3y अपॉन 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, और इसको डाल दो आप सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमने डाल दिया, तो √3 बाहर, x की जगह पे लिख दिया माइनस √3y अपॉन √2, और माइनस √8y एज इट इज कॉपी किया। अब आगे एलसीएम ले लें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें,
तो √3 इंटू √3 इज 3, तो -3y अपॉन √2। और ये हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 8 को मैं अपना लिख के दिखा देता हूँ इसको। 8 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी अगर हम पेयर बनाएंगे तो दिस बिकम्स 2√2। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह हम 2√2 लिख सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे 2√2 लिखा है इसने, 8 की जगह 2√2 कैसे लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में तो y कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन निकाल लिया, और जो भी बचा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इस टर्म को 0 के नीचे लिख देंगे, 0 डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म, तो y की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी। और y की वैल्यू 0 थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं, यहाँ डाल दो थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू 0, तो -√3y इंटू 0 अपॉन √2, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये देखा आपने, नोटिस किया कि जब भी दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट 0 होता है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, हमेशा याद रखनी है ये बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब ये थोड़ा से इक्वेशन ऐसे हैं जिनको हम एलसीएम लेके भी सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें सिंपलीफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, चलो चेक करते हैं, तो हेल्प करो आप मेरी। तो फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम हो जाएगा 6, फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x और -5 2 ज़ा 10y और इज इक्वल टू -2, तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हाउ मच, -12। तो ये हमारी इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें कि 9x को यहीं रहने दो, 10y उधर ले जाओ, तो हो गया -12 और +10y। ठीक है, और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 +10y और डिवाइडेड बाय 9। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे, दिस इज अवर इक्वेशन 3। तो देखो यही बन के आई है, नीचे भी यही लिखी हुई है इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 है, और ये इक्वेशन 3 की वैल्यू हम डाल देंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ पे x की जगह डालने, और इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो चेक करते हैं, यही इक्वेशन थी क्या, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, पर x की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो बाकी का काम बहुत सिंपल है। एक और बात आपको यहाँ समझा दूं, और आपको सबको पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। और अगर ये कैंसिल हो रहे हैं, a और c या b d कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दो, नहीं तो आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए डी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ये नोट करना है। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं 3 नंबर्स लिख दूं ए बी और सी, और फिर छोटी सी लाइन लगाऊं ए और बी के बीच में, और एक बड़ी सी लाइन लगाएं सी के बीच में, ठीक है, बी और सी के बीच में, तो हम इसको फिर से रीराइट करेंगे, ए अपॉन बी और डिवाइडेड बाय सी अपॉन 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू 1 इज a डिवाइडेड बाय बी सी। इसी तरह से एक थर्ड पॉइंट भी नोटिस करो कि a b और फिर से c, पर अब बड़ी लाइन जो है वो a और b के बीच में है, और छोटी सी लाइन है b और c के बीच में। तो इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा a अपॉन 1 है, न्यूमरेटर a अपॉन 1 और डिनोमिनेटर है b अपॉन c। तो फिर से लिखेंगे a अपॉन 1, और जो डिनोमिनेटर है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b अपॉन c की जगह c अपॉन b, तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी। तो इस तरह से ये टेक्निक याद रखना है, कभी भी इसमें गलती नहीं करनी। तो यही बात आपको यहाँ नोटिस करना है कि जो हमने x की वैल्यू डाली है तो फ्रैक्शंस में डाली है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते टाइम ध्यान रखेंगे कि 9 और 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे यहाँ b और c तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, और इन 3 के नीचे 1 है, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो -10 -12
प्लस 10y अपॉन 9 3 is 27 और प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो 12 इंटू 2 माइनस 24, 20y और 27y प्लस 27y डिवाइड बाय 27 2 is 54 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब 20y प्लस 27y इज 47y, ट्रांसफॉर्म करो, 54 को पहले उधर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 117 और प्लस 24, तो 141 47 141 डिवाइड बाय 47 इज 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू में। x की वैल्यू क्या थी, -12 प्लस 10y अपॉन 9, इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, x की वैल्यू 2, तो यूनिक सोल्यूशन है ये। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार बुक में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है। तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y जब आ जाएगा तो वो उन x और y को इस थर्ड इक्वेशन में डालना है, x की वैल्यू भी डालनी है, y की वैल्यू भी डालनी है। उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें m मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया 2x plus 3y is equal to 11, सेकेंड इक्वेशन को लिख दिया 2x minus 4y is equal to minus 24। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाली 11 minus 3y upon 2, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, x is equal to 11 minus 3y upon 2, इसको हम डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो हमने 2 into x की जगह क्या लिख दिया, 11 minus 3y upon 2 और माइनस 4y एज इट इज कॉपी किया, माइनस 24 एज इट इज कॉपी किया। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 3y माइनस 4y हो गया माइनस 7y, 11 को ट्रांसफॉर्म करेंगे माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35। तो व्हाट इज y, माइनस 35 अपॉन माइनस 7, y की वैल्यू 5, 7 5 इज 35। अब ये y की वैल्यू कहाँ डाल दें, ये थर्ड इक्वेशन में डाल दो यहाँ पर। तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल देते हैं। तो देखो y की वैल्यू 5 डालने से 3 into 5, 3 5 is a 15, 11 minus 15 is minus 4 upon 2 is minus 2। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। पर हमारा यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता, अगर यहाँ तक छोड़ दिया तो नंबर कटेंगे। हमारा तो काम है कि वैल्यू निकालना है। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो चलो देखते हैं m की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमने x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में डालना है, y की जगह 5, x की जगह -2। तो बताओ m क्या आएगा, 3 को ले जाओ इस तरफ, तो कितना हो जाएगा अभी, 5 minus 3 is -2, 5 minus 3 is +2, तो 2 डिवाइड बाय -2 इज हाउ मच, इट इज -1। तो इस तरह से m की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। वी आर मूविंग ऑन टू वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेरे को पता है कि आप सबको समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, ये सारे एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन के थे। तो अब आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद अगर टाइम बचा तो हम ये मेथड्स भी करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो जब डिफरेंस है तो एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है, तो डिफरेंस है तो इसका मतलब x माइनस वाई लिख देते हैं। लेट द बिगर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y, x माइनस वाई इज 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, इसका मतलब कौन सा नंबर 3 टाइम्स होगा, मतलब जो बड़ा नंबर है वो बड़ा है, और वो छोटा नंबर, बड़ा नंबर हमने x माना था और छोटा नंबर हमने y माना था। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो बड़ा नंबर जो है छोटे नंबर का 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल टू 3y लिख के और हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसमें देखेंगे, सॉरी इसमें देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने लिखा है y इज इक्वल टू 3x। इसमें क्या माना है, लेट द फर्स्ट नंबर भी x, तो इसने y को बड़ा माना है। तो y अगर बड़ा मानोगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। और अगर हम y को बड़ा मान रहे हैं तो y इज इक्वल टू
3 टाइम्स स्मॉलर नंबर 3 टाइम्स x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू 3x कहाँ डाल दोगे, सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। तो y की वैल्यू 3x यहाँ डाल देंगे, 3x माइनस x कितना हो जाएगा 26, तो x की वैल्यू क्या होगी 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 13 आ जाएगा। और x की वैल्यू 13 कहाँ डाल दें, यहाँ डाल दो। तो 13 3 into 13 is how much 39, तो y की वैल्यू 39। In this way we get the answer for the first one। अब सेकेंड पार्ट देखो, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का याद रखना है, दो वर्ड्स है, एक सप्लीमेंट्री एक कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है सम जो है वो क्या होना चाहिए 180, है ना, दो एंगल्स है जिनका सम 180 होता है, उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो एक x मान लो, दूसरा y मान लो, तो y प्लस एक्स बोल दो या x प्लस वाई बोल दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसका मतलब है ये सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सम होगा 90, ठीक है, x प्लस वाई 90, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। तो डायग्राम कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, x यहाँ पर और ये y यहाँ पर, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए है और ये वाला जो है सप्लीमेंट्री के लिए है, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो बड़ा कौन सा है वो अपन को देखना पड़ेगा। अगर हम y को बड़ा मान रहे हैं तो, या इसमें एग्जांपल्स में कैसे किया है कि इसको x को बड़ा माना है कि y को बड़ा माना है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो लेट द लार्जर एंगल भी x मान लिया और स्मॉलर एंगल भी y। तो ऐसे केस में फिर हमारा डायग्राम कैसा बनेगा भाई, अगर हम बड़ा एंगल x मान लेते हैं तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, और हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो बस इसने सप्लीमेंट्री बोल दिया, उसी से समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, बड़ा एंगल एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल बाय 18, तो यानी y माइनस एक्स, या किसको बड़ा माना है, x को बड़ा माना है तो x माइनस वाई। तो चलो देखते हैं, x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 18, तो x प्लस वाई इज 180, x माइनस वाई इज 18। तो बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है कैसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर उससे आंसर आ जाएगा। तो मैं इस तरफ आगे बढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सारी आज कोशिश करेंगे खत्म करने की, इक्वेशन बनाना सिखा दिया मैंने आपको। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो आगे लिखता है फॉर रुपीज 3800, तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट है 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो जो पूछा है उसी को हम अज्यूम कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमने कर रखा है कि 7 बैट्स है तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो इस तरह से हम ये दो इक्वेशन बन जाएंगी और बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं, यही इक्वेशन है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। किसी भी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू, जो कन्वीनियंट लगे। तो इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल दी, तो y की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और ये वैल्यू जो है y की सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3x एज इट इज, 5 इंटू वाई की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो y की वैल्यू डालने से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर वेरिएबल कितने रह जाएंगे, एक ही वेरिएबल रह जाएगा, सिर्फ x वेरिएबल हो जाएगा, और इस तरह सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू आ रही है 500, और अब x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो, तो आपको 500 डालने के x की जगह पे, तो y की वैल्यू मिल रही है 50, यानी बॉल की कॉस्ट, एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज और एक बैट की कॉस्ट है रुपीज 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखते हैं कि आज हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये फिर से टैक्सी वाला क्वेश्चन है, ऐसे हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। फिक्स चार्ज होता है टैक्सी का और वेरिएबल चार्ज होता है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो
एक तो फिक्स चार्ज है और एक वेरिएबल चार्ज है। कितना डिस्टेंस कवर किया है, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवरेंगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज ₹105। तो ऐसा मान लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज जो है x है और वेरिएबल चार्ज क्या है, y है। तो फिक्स्ड चार्ज x मानेंगे, तो हमने लिखना है फिर इक्वेशन नंबर 1। कैसे लिखेंगे कि फिक्स्ड चार्ज तो x है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो 1 किलोमीटर का मान लो y रुपीस दे रहे हैं, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y। तो इजिकल टू कितना पैसा देना पड़ा 105। तो ये x क्या है फिक्स्ड चार्ज और y क्या है पर किलोमीटर का चार्ज। 1 किलोमीटर का हम y रुपीस दे रहे हैं, तो कितने किलोमीटर ट्रैवल किया 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज तो वही रहेगा x, और 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15y और इज इक्वल टू 155। इसको हम सॉल्व कर देंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन में डाल दो, और वो थर्ड इक्वेशन जो बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन क्या होगी 105 माइनस 10y, वो डाल दोगे आप सेकंड इक्वेशन में, उससे हमें y मिल जाएगा क्योंकि x एलिमिनेट हो जाएगा, x हट जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी हमने पहले एक बार डील किया है इसमें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम करते हैं लेट द न्यूमरेटर भी, न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को मान लिया कितना y। तो देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और अपॉन y प्लस 2। और ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 9/11 के बराबर। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। कहता है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। तो both numerator and denominator में हम ओरिजिनल फ्रैक्शन तो x अपॉन y, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो, अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सेकेंड इक्वेशन निकालो, और फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल x की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब एज वाला क्वेश्चन, तो एज वाले क्वेश्चन को हमने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड करना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हमेशा अज्यूम करना है प्रेजेंट एज, क्योंकि आपको पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है प्रेजेंट एज। देखो लास्ट में क्या लिखा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो जो भी है जिनका भी नाम है यहाँ पे उनमें प्रेजेंट एज मान लेके, एक का x दूसरे का y। द एज ऑफ जैकब 5 years hence, hence मतलब फ्यूचर, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो पहले तो जैकब की प्रेजेंट एज और सन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। सन की प्रेजेंट एज अगर हम x मान लेते हैं तो जैकब की प्रेजेंट एज y मान लो, या फिर जैसा हम सोल्यूशन में दिया है उस तरह से देख लेंगे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसको हम देख लेते हैं। तो ये है सिक्स पार्ट। लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स। जैकब की एज एक्स मानी है और प्रेजेंट एज मानी है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज वाई। 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद जैकब की एज एक्स प्लस 5, और 5 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी वाई प्लस 5। तो कह रहा है 5 years from now, 5 years hence, Jacob will be thrice the age of his son। एक बार चेक करते हैं कुछ भी लिखा है नहीं लिखा है। तो जैकब विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। कब 5 years hence, 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, किसके अपने बेटे के। तो हमने लिखा जैकब की आज की एज है x, सन की एज है y। 5 साल बाद जैकब की एज x प्लस 5, 5 साल बाद बेटे की एज y प्लस 5। तो अभी बोलते हैं 5 साल बाद कि जैकब की एज क्या होगी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। तो इसलिए हमने इक्वेशन में क्या लिखा कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5। अब हम पास्ट में जाएंगे, तो पास्ट में जाएंगे तो फिर क्या लिखता है देखो, कहता है 5 years ago, अगो मतलब पास्ट, 5 साल पहले। तो आज अगर जैकब की एज x है तो 5 साल पहले तो x माइनस 5 थी, और आज अगर बेटे की एज है, सन की एज है y, तो 5 years ago सन्स एज वॉज y माइनस 5। दोनों की 5 साल की
पहले की एज पता लग गई। अब कहता है जैकब्स एज वाज मतलब पास्ट 7 टाइम्स दैट इज सन, तो 7 टाइम्स थी। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी कि x माइनस 5 जैकब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 इंटू y माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y प्लस 15 और 5 को उधर ले जाओ और 3y को इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो ये 7 टू y 7 5 35, ठीक है। अब माइनस 35 और ये प्लस 5, माइनस 35 प्लस 5 क्या होगा माइनस 30। 7y को इस तरफ ले आओ तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 3y उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, और इसको डाल देंगे हम सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे डाल देंगे। तो 3y प्लस 10 यहाँ पे डाल देंगे तो क्या होगा 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलता है। 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सिंप्लीफाई करो, 3y माइनस 4y इज माइनस 4y और प्लस 10 उधर ले जाएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 दैट इज 10। तो y मतलब सन की एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल बी, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, थर्ड इक्वेशन में 3 इंटू 10 प्लस 10, ठीक है। तो 3 इंटू वाई और प्लस 10 दैट इज 30 प्लस 10 40। तो इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करो तो कहते हैं 5 साल पहले, 5 साल पहले बताओ सन एक्स की एज यानी जैकब की एज क्या थी 40, अभी तो प्रेजेंट एज 40 है जैकब की, और वाई मतलब सन की एज है 10। तो 5 साल पहले दोनों की एज क्या थी, ये तो प्रेजेंट है, ठीक है, और ये तो है 5 years हेंस, तो यानी अब फ्यूचर ले लेते हैं। फ्यूचर में इसकी एज 5 साल बाद क्या थी 45 और इसकी एज थी 15, 5 ऐड कर दिया। और पास्ट में एज क्या थी भाई, पास्ट में 5 साल पहले इसकी एज थी 35 और इसकी एज थी 5। तो देखो क्या रिलेशन है आपस में, इन दोनों एज में क्या रिलेशन है कि अगर हम 5 को यानी सन्स एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। और अभी ये फ्यूचर वाली एज में देखो हमने भी दिखा था कि सन की एज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जैकब्स एज यानी 45, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर लिया हमने। आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो। तो